ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान की किसी भी आतंकवादी हरकत का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। भारत ने न कभी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार किया है और ना ही कभी करेगा। और जब पाकिस्तान के साथ संघर्ष चल रहा था तब अमेरिका से ट्रेड डील पर भी कोई बात नहीं हुई। ये सब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अमेरिका के सदर और दुनिया के चौधरी बनने के आकांक्षी डोनाल्ड ट्रंप से। 35 मिनट की कॉल में दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई, इस बातचीत से ट्रंप के दावों पर क्या सवाल उठे, आज के शो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जानेंगे आखिरकार पाकिस्तान के साथ भारत किसी भी तरह की मध्यस्थता को स्वीकार क्यों नहीं करता और ऐसा करना जरूरी क्यों है। शो में बात पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के लंच की भी होगी। किसे किस तरह का मैसेज देने की कोशिश हो रही है, इस लंच पर सवाल विपक्ष ने भी उठाए हैं और उसके जवाब भी मिले हैं। बात फास्टैग पर आए एक जरूरी अपडेट की और कुछ कंफ्यूजन भी दूर करेंगे। साथ में मणिपुर के राज्यपाल ने केंद्र सरकार से 1000 करोड़ रुपए क्यों मांगे हैं, लेटरल भर्तियों पर केंद्र सरकार ने अब क्या कहा है और संभल पर एसआईटी की जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया है, इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Haier, Candid and Sonata. अठारह जून की शुरुआत हुई विदेश सचिव विक्रम मिस्री के संदेशों से। उन्होंने बताया कि G7 की साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होनी तय थी, लेकिन ट्रंप G7 से पहले ही चले गए। इसके बाद ट्रंप की रिक्वेस्ट पर दोनों नेताओं ने फोन पर 35 मिनट बात की। बात हुई तो प्रधानमंत्री ने 5 अहम बातों को हाईलाइट किया। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील पर कोई बात नहीं हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की मध्यस्थता पर भी कोई बात नहीं हुई। भारत ने पूरी दुनिया को बताया कि आतंकवाद पर उसका रुख क्या है। देश के भीतर पूरी राजनीतिक एकता दिखी। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर सीज फायर हुआ था, ये चौथा बिंदु। और पांचवा, पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर देखा जाएगा। वो गोली चलाएंगे तो जवाब गोले से मिलेगा। इन बिंदुओं पर विस्तार से आगे बात करेंगे। पहले ट्रंप और मोदी की बातचीत के कुछ और पहलुओं को जानते हैं। विक्रम मिस्री के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि कनाडा से जाते वक्त प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें क्रोएशिया के दौरे पर जाना है, अमेरिका नहीं आ सकते। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड की बैठक के लिए डोनाल्ड ट्रंप को भारत आमंत्रित किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। अब पांचों बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात मध्यस्थता की। 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। हम फर्स्ट करते हुए ट्रंप ने सबसे पहले इसकी घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कर दी और कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता में नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ ने विवेक दिखाया और सीज फायर पर सहमति बनी। हालांकि भारत ने तब ही इस दावे का खंडन कर दिया था और कहा कि सीज फायर DGMOs की बातचीत के बाद अमल में आया और वो भी तब जब भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। ऐसे में रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से आई थी। 18 जून को विदेश सचिव ने भी इस बात को दोहराया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड।
सीज़फायर के बाद से ट्रंप लगातार इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कई मंचों से इस संबंध में बयान दिया, बहुत बार सोशल मीडिया पर भी लिखा। जेनजी की भाषा में यह पर ट्रंप अभी ग्लो अप ग्रैबर बन गए हैं, क्लाउड चेजर पड़े हुए हैं। भारत ने भी हर बार उनके दावों का प्रतिकार किया। ऐसे में सवाल है कि भारत पाकिस्तान के बीच मुद्दों पर मध्यस्थता को लेकर भारत का ऐतिहासिक स्टैंड क्या रहा है और भारत आखिर क्यों तीसरे पक्ष का दखल स्वीकार नहीं करता और क्यों पाकिस्तान इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, और ये भी कि इस बातचीत के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या संदेश दिया। मध्यस्थता दो बराबर के पक्षों में होती है। पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है जबकि भारत इससे लड़ रहा है। ऐसे में दोनों को बराबर नहीं रखा जा सकता। दोनों को बराबर रखने पर आतंक के खिलाफ लड़ाई कमजोर होती है। 1972 के शिमला समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान ने तय किया था कि कश्मीर पर किसी भी तरह की बातचीत केवल द्विपक्षीय होगी, किसी और पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। खुद से जुड़े मुद्दों का हल निकालने में भारत सक्षम है। वैश्विक स्तर पर उसकी मजबूत हैसियत है। कोई तीसरा देश आकर भारत के लिए बातचीत नहीं कर सकता, जबकि पाकिस्तान तो फेल्ड स्टेट है, वो तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप चाहेगा ही। ये हमारी समझाइश। अब सुनते हैं एक्सपर्ट्स को। देखिए, भारत का पहले से ये स्टैंस रहा है कि मीडिएशन की कोई ज़रूरत नहीं है। खास करके शिमला एग्रीमेंट के बाद, यानी 1972 के शिमला एग्रीमेंट के बाद भारत का ये साफ रवैया रहा है कि जो कश्मीर का मामला है, जम्मू और कश्मीर का जो मामला है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसमें तीसरे कोई देश के आने की कोई गुंजाइश नहीं है, और यही शिमला एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने इसे साइन किया है। तो इसीलिए 2025 में आप ये नहीं कह सकते कि कोई तीसरा देश इस जम्मू एंड कश्मीर के इशू पे अपने आप को एक मीडिएटर के तौर पे प्रेजेंट कर सकता है। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ये कुछ ही एक महीने से लगे हुए हैं कि वो मीडिएशन की बात कह रहे हैं, और वो उन्होंने सीज़ फायर भी करवा दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि आज की जो बयान से साफ ये क्लियर हो जाता है कि ऐसे कोई मीडिएशन यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आया नहीं है। और ये जो मीडिएशन और सीज़ फायर हुआ था वो पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे हुआ था। 10 मई के शाम को जब कुछ घंटों के बाद, जब भारत के जो आक्रमण के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान ने सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की, मांग की, और इंडिया ने इसे मंजूर कर लिया। ट्रंप जब मध्यस्थता के दावे कर रहे थे तो ट्रेड डील की धमकी का बार बार जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे भारत और पाकिस्तान को मैंने धमकाया कि सीज़ फायर नहीं हुआ तो अमेरिका आगे ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन फोन पर पीएम मोदी ने इस दावे पर भी सवाल उठाए और साफ कहा कि ट्रेड डील पर कोई बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री की इस बात के निहितार्थ 3 बिंदुओं में है। ट्रंप का इतिहास रहा है कि वो जियोपॉलिटिकल मुद्दों को व्यापार से जोड़ देते हैं। ट्रेड धमकियों के दावे करके वो अमेरिका के लिए अपर हैंड हासिल करने की कोशिश में थे, लेकिन प्रधानमंत्री का स्टैंड बताता है कि भारत तमाम तरह के आर्थिक दबावों से मुक्त है। दूसरी बात, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका के लिए एक बड़ा बाजार है। प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि डिप्लोमेटिक धमकियां भारत की आर्थिक कद पर कोई असर नहीं डालेंगी। और तीसरा बिंदु, ऑपरेशन सिंदूर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी देश आर्थिक धमकियां देकर भारत की सुरक्षा नीति पर असर नहीं डाल पाएगा। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर भारत के न्यू नॉर्मल को फिर से दोहराया और कहा कि भारत के भीतर इस मुद्दे पर राजनीतिक एकता है, यानी सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष सब एक मत है। इशारा बीते दिनों कई देशों में गए प्रतिनिधि मंडलों की तरफ था, जिसमें बहुत सी पार्टियों के सांसद थे और सबने आतंकवाद पर मजबूती से भारत का पक्ष रखा। वापस लौटे तो प्रधानमंत्री ने सबसे बात की। हालांकि बीच में कुछ टीका टिप्पणियां भी हुई। मसलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बार बार कहा कि आखिरकार ट्रंप सीज़ फायर का क्रेडिट कैसे ले सकते हैं, और ये टिप्पणियां नए सिरे से शुरू हो गई हैं। विदेश सचिव के संबोधन के बाद ही कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश का बयान आया। ट्रंप और पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर के लंच का जिक्र किया और कहा कि भारत की विदेश नीति को ट्रिपल झटका लगा है। There is a triple jhatka for Indian foreign policy. There is a direct link between the inflammatory, incendiary and provocative remarks made by Field Marshal Asim Munir and the April 22nd Pahalgam terror attacks. And this very man is invited for a lunch by President Trump in the White House. This is a setback for Indian diplomacy. It's definitely a setback. The man who gave oxygen, masterminded, orchestrated the Pahalgam terror attack, is now being invited for lunch by President Trump. इसी तरह आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी कहा कि वो प्रधानमंत्री का विश्वास तो करेंगे, लेकिन विस्तार से चर्चा के लिए संसद सत्र बुलाया जाना चाहिए। मैं अपने प्रधानमंत्री को यकीन करूंगा
लेकिन चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं अब। 14-15 बयान लगातार दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसलिए जब बार बार कहते हैं ना, और हम सब लोग कहते हैं कि संसद होनी चाहिए फौरी तौर पर, मैं समझता हूं कि उस तरह की एक्सरसाइज की जरूरत है वैश्विक स्तर पर, न कि सिर्फ घरेलू हेडलाइन मैनेजमेंट हमारी प्राथमिकता हो जाए। विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने। I don't take him as seriously as some others do. I would advise them in their own interest to do a bit of introspection, pick the issues that they want to focus on carefully, because they don't harm the country. I mean, they try to harm the country, but India is too big to be, derailed by the statements or the misstatements of people like Pawan Khera or Jairam. So I don't take them seriously. कुल मिलाकर विपक्ष ट्रंप और मुनीर की मुलाकात पर चिंता जता रहा है। ऐसे में समझने की कोशिश करते हैं कि इस लंच का मतलब क्या है। क्या ट्रंप ईरान इजरायल संघर्ष में पाकिस्तान का किसी तरह का रोल चाहते हैं? क्या भारत को संदेश देना चाहते हैं, या चीन के पाले में जा चुके पाकिस्तान को वापस खींचना चाहते हैं, या फिर तीनों? एक्सपर्ट से सुनते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान के अनऑफिशियल रूलर को रिकग्निशन दे रहे हैं। ये वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पूरी जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो मिलिट्री के साथ है और जनरल आसिम मुनीर के साथ है, और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। और इसका इसको समझने के लिए हमें कुछ हिस्ट्री में जाना चाहिए। अमेरिका जो है एक दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेसी है, लेकिन जब वो फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करती है वो अक्सर डिक्टेटर्स पसंद करते हैं, तानाशाह पसंद करते हैं, और ख़ास करके पाकिस्तान के केस में, क्योंकि जब आप डेमोक्रेसी के साथ डील करते हो, इंडिया जैसे डेमोक्रेसी के साथ डील करते हो, बहुत सारे पार्टीज़ हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है वगैरह वगैरह, लेकिन जब पाकिस्तान में आप डील करते हो तो एक तरह से एक सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जो मिलिट्री है लगातार 1958 से जब मिलिट्री ने पहली बार फील्ड मार्शल अयूब ने पावर समेट लिया था, और तब से आज तक पाकिस्तान मिलिट्री पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन है। चाहे जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन कंट्रोल तो पाकिस्तान आर्मी के हाथ में होता है, और ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी मान रहे हैं इस लंचन मीटिंग को ऑर्गेनाइज करके। और इसका मैं मानता हूँ इसका सबसे अहम जो वो कहना, ये उनकी जो ऑब्जेक्टिव ये है कि वो पाकिस्तान को चीन के कैंप से हटा के अमेरिका की तरफ लाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया था, पाकिस्तान एक तरह से चीन के कैंप में पूरी तरह से घुस गया था, उनके सारे इक्विपमेंट्स वो खरीद रही थी, और एक तरह से पाकिस्तान चीन की एक कॉलोनी बन गई थी। तो अमेरिका इसे रिवर्स करना चाहती है, क्योंकि जो अमेरिका की जो ग्रेट गेम जिसको कहते हैं वो चाइना को कंटेन करने का एक रणनीति है, और इसमें पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार है। वो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो पाकिस्तान और ईरान के बीच में वो एक अलायंस नहीं चाहते, वो दोनों देशों के बीच में एक दरार पैदा करना चाहते। इसीलिए ट्रंप इस वक्त जब इजराइल ईरान पर भारी बमबारी कर रही है, ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया, उसे लंच खिला रहे हैं। G7 के किनारे मोदी और ट्रंप की बातचीत के अलावा और क्या हुआ, सुनते हैं न्यूज रूम से। G7 की साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। एक अहम मुलाकात कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ हुई, और इसका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव रहा। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के जो संबंधों में जो खराब जो हुए थे वो एक तरीके से पटरी पर आते दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों देशों ने एक दूसरे के उच्चायुक्तों को वापस से नियुक्त करने पर सहमति जताई, और निज्जर पर भी कार्नी का एक बयान आया, बोले कि जुडिशियल प्रोसेस अभी चल रही है और इस मुद्दे पर कुछ भी बड़ी सावधानी से कहना होगा। और इन्हीं साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। दोनों ने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की और कहा कि भारत और इटली के संबंध और मजबूत होते चले जाएंगे। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से भी पीएम मोदी मिले। आज की बड़ी खबर यहीं समाप्त होती है। अब सुर्खियों की बारी।
पहली सुर्खी जुड़ी है सरकार से। नेशनल हाईवे के लिए फास्टैग बेस्ड एनुअल पास का ऐलान किया गया है। कीमत 3,000 रुपए। जिस दिन से पास एक्टिव होगा उस तारीख से 1 साल तक या फिर 200 यात्राओं तक, जो भी पहले पूरा होगा तब तक वैलिडिटी रहेगी। एक यात्रा या ट्रिप का मतलब टोल के ढेकुर के नीचे से एक बार निकलना, दोबारा ढेकुर के नीचे से निकले तो मानी जाएगी ट्रिप नंबर 2। ये स्कीम 15 अगस्त 2025 से लागू होगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने और भी जानकारियां दी इसके बारे में। 3,000 रुपए में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपए में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। ये पास प्राइवेट गाड़ियों जैसे कार, जीप, वैन वगैरह के लिए है। कमर्शियल गाड़ी के ड्राइवर इसका फायदा नहीं ले सकते। सालाना लिमिट खत्म होने के बाद यूजर जितनी बार चाहें उतनी बार अपना अकाउंट रिचार्ज कर सकते हैं। एनुअल पास लेने के लिए, रिन्यू कराने के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI या RTHMO की वेबसाइट पर लिंक पर जाना होगा। ये लिंक 15 अगस्त से पहले आपको मिल जाएंगे। जब पब्लिक होंगे हम आपको सूचित करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि इस पास से 60 किलोमीटर के दायरे में आने वाले टोल प्लाजा पर लंबे समय से चली आ रही समस्याएं खत्म होंगी, वेट टाइम कम होगा, भीड़ घटेगी। दूसरी सुर्खी, मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने केंद्र सरकार से 1,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की सहायता की मांग की है। 500 करोड़ तुरंत देने की गुजारिश, ताकि पेंशन बकाया, राज्य की सुरक्षा, राहत कार्य और ग्रामीण इलाकों में विकास के कार्य पूरे किए जा सके। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि वित्त मंत्रालय ने बहुत सी स्कीम्स के लिए फिलहाल 500 करोड़ देने का फैसला किया। ये सब हो रहा है क्योंकि मणिपुर 2 साल से जातीय संघर्ष में है और इसका एक रूप करोड़ों का रेवेन्यू लॉस भी है। स्क्रीन पर आपको ये आंकड़े रेवेन्यू लॉस के नजर आ रहे हैं। मणिपुर में चुनाव भी नहीं हो रहा। साल 2020 से स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं हुए। 2022 से पंचायती राज संस्थान के चुनाव नहीं हुए। टेक्निकल समस्याएं हैं। 15वें वित्त आयोग के सामने मणिपुर ने 629 करोड़ के अनुदान को क्लेम करने में असफलता हासिल की थी और वहां पर अभी भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तीसरी सुर्खी, राजा रघुवंशी के मर्डर की जांच चल रही है। मेघालय पुलिस दूसरे दाव को खोज रही। दाव यानी लोकल धारदार हथियार जिससे राजा को मारा गया। एक पहले ही बरामद हो चुका है। 17 जून को क्राइम सीन क्रिएट करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मर्डर में 2 घातक हथियार इस्तेमाल किए गए। ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सयाम ने बताया कि 5 जगहों पर क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ। पता चला कि 3 आरोपियों विशाल सिंह चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत ने राजा पर हमला किया। पहला वार विशाल ने, दूसरा आनंद ने और तीसरा राजा ने। उन्होंने बताया कि जब ये सब हो रहा था तब सोनम वहां मौजूद थी। उसने ही राजा को मारने के लिए आरोपियों को सिग्नल दिया था। हालांकि पहले वार के बाद जब राजा की चीख निकली तो सोनम वहां से भाग गई। एसपी ने यह भी बताया कि राजा को 3-4 किलोमीटर पहले ही मारने की कोशिश हुई, लेकिन वो वहां नहीं रुका तो प्लान कैंसिल हुआ। बाद में वेइसो डोंग फॉल्स के पास राजा की हत्या हुई। दूसरी तरफ मेघालय पुलिस की SIT 18 जून को इंदौर में सोनम रघुवंशी घर पहुंची। मकसद वहां सबूत जुटाना। ये बातें पुलिस पहले ही कह रही कि सारे संभावित एंगल्स पर जांच हो रही है। मामला सिर्फ लव ट्रायंगल तक सीमित नहीं लगता, इसलिए छोटे छोटे फैक्टर तलाशे जा रहे हैं। अगली सुर्खी, ओडिशा का गंजाम जिला, वहां पे बीच पर गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 नाबालिगों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 15 जून की रात जब 20 वर्षीय पीड़िता अपने दोस्त के साथ गोपालपुर बीच पर बैठी थी तो आरोपियों ने पहले दोनों की फोटो क्लिक की, फिर उसे वायरल करने की धमकी दी, फिर दोस्त पर हमला किया, रस्सी से बांधा और पीड़िता को बंद कमरे में ले जाकर बारी बारी से रेप किया। पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से नाबालिग आरोपियों पर वयस्कों की तरह केस चलाने की अपील की है। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य के DGP YB खुरानिया से जवाब मांगा है। इस केस पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस ने भुवनेश्वर में राज्य की BJP सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। CM हाउस की तरफ जाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। उधर BJD ने भी सरकार को घेरा। गैंगरेप 10 लोग करके चले जाते हैं, ना पुलिस है ना कोई है वो स्पॉट पे, फिर भी गवर्नमेंट का कोई भावना नहीं है। अभी भी वो सेलिब्रेशन मूड में है, फेक नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे न्याय मिलनी जरूरी है, एक कड़ा लॉ आने की जरूरत है कि उड़ीसा में क्यों इस तरह से क्राइम हो रहा है। कल भी एक बच्ची का मुख्यमंत्री के जिला से, केउंझर जिला से, तेंतड़ा से एक बच्ची का रेप करके, मर्डर करके उसको झुला दिए हैं, फांसी में टांग दिए हैं। तो इस तरह का जो इंसिडेंट को आम बन गया है हमारे राज्य में। ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही उड़ीसा में। जब से बीजेपी की सरकार आई है 1 साल पहले, ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। उड़ीसा में महिला विरोध दुष्कर्म 8% बढ़ा है सिर्फ 1 साल में। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का कहना है किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
अगली सुर्खी, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अलग अलग मंत्रालयों में लेटरल भर्तियों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया। दरअसल 17 अगस्त 2024 के दिन यूपीएससी ने 45 लेटरल भर्तियों के संबंध में विज्ञापन निकाला। अच्छी खासी आलोचना हुई, विपक्ष ने तो की, सहयोगियों ने भी गलत बताया। केंद्र में था रिजर्वेशन। 3 दिन बाद यानी 20 अगस्त को जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरपर्सन को पत्र लिखा और विज्ञापन रद्द करने को कहा। तब तक सरकार का कहना था कि लेटरल भर्तियों में रिजर्वेशन लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सिंगल कैडर पोस्ट है। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी दामिनी नाथ की रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र सिंह 18 जून को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर जब लेटरल भर्तियों में रिजर्वेशन से जुड़ा सवाल पूछा गया तो मंत्री ने कहा, पूरी दुनिया में सिंगल पोस्ट पर भर्ती में रिजर्वेशन रूल काम नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात साफ कह रहा हूँ। अगर आप कहते हैं कि इस साल हमें रिजर्व कैटेगरी की ज़रूरत है और अगले साल जनरल कैटेगरी की और फिर आपको विशेष पेशे के लिए उस तरह के उम्मीदवार ही नहीं मिले तो फिर बरसों तक इंतजार करना होगा। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए जिसमें संभल पर एसआईटी की रिपोर्ट भी शामिल है, रुक करते हैं न्यूज रूम का। संभल हिंसा मामले में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क सहित 23 लोगों के नाम है इसमें और पिछले साल नवंबर में हिंसा हुई थी और इसमें 4 लोगों की जान गई थी और जियाउर रहमान पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। संभल पुलिस ने मामला दर्ज किया था और सांसद ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन ये भी कहा था कि आप जांच में सहयोग कीजिए और सपा सांसद ने तब ये कहा था कि ये आरोप जो हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। चलते चलते एक जरूरी सूचना, आ गया है बुधवार और आ गया है किताब वाला का नया एपिसोड। देखना ना भूलिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सतीश दुआ के साथ पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की नीयत पर हुई बातचीत। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।